सबको नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर का। देखो बीएससी पार्ट सेकेंड, और जो बच्चे बीएससी पार्ट सेकेंड में हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो शेखावाटी का हो, दोनों के लिए हम साथ चलेंगे लेकर। इसके अलावा अदर राजस्थान की हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हर एक की यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर ये लगभग सिलेबस सेम रहेगा। अब देखो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, उनको सब कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है। जैसे आपको सबको पता है केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का। और वैसे बताइए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 33 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री उसमें 34 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टोटल 100 नंबर का ये आपका थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। और इसके अलावा 50 नंबर का यानी 50 मार्क्स जो है उसके आपके प्रैक्टिकल के, वो आपको सबको पता है। इसके अलावा बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर आपके सिलेबस में 5-5 यूनिट, और हर यूनिट के अंदर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 यूनिट कौन कौन सी है आपके बीएससी सेकेंड ईयर में। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट एक है आपके, यूनिट नंबर सेकंड एक आपके, यूनिट नंबर थर्ड एक आपके, यूनिट फोर्थ, और फिर एक है यूनिट नंबर फिफ्थ। 5 यूनिट, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, टोटल 5 यूनिट अपने सिलेबस के अंदर एग्जाम में। और 5 यूनिट के अंदर देखो पहली यूनिट जो है उसके अंदर अपने सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट है आपके, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। किससे है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये आपके एक नया टर्म्स आएगा सेकेंड ईयर में, जो अभी पीछे आपने पढ़ा नहीं है। जनरल थोड़ा सा इसके बारे में आपने आइडिया पढ़ा है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में सिलेबस में जो आपके हैं वो है, एक तो आईआर और एक है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। है क्या? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये। इसके अलावा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट जो आपके फाइनल के अंदर आएगा आगे वाले एग्जाम में, आगे वाले ईयर में से थर्ड ईयर के अंदर आएगा वो। इसके अलावा देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सिलेबस में जो है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। चैप्टर का नाम क्या है वैसे? विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखो होता क्या है, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हम सारा इसके अंदर इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन होता क्या है वो, फिर इसके अंदर आपके सिलेबस में एग्जाम में किस टाइप से इसमें पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे वो इसके अंदर हम करेंगे। और अवशोषण स्पेक्ट्रा जो है ना, इसके अंदर मेन जो है आपके सिलेबस में, एक तो सेकेंड ईयर के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। है क्या वो सारा आगे आपके सब अब बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की। एक तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट, और इसके अंदर एक पढ़ेंगे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट पढ़ेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, किस प्रकार से शिफ्ट के टाइप पढ़ेंगे, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, है ना। अलग अलग है इसके 4 प्रकार के, इसके शिफ्ट पढ़ेंगे, शिफ्ट कैसे होते हैं वो। इसके अंदर एक वुडवर्ड और फिजर का रूल भी आएगा, होता है क्या वो करेंगे। पियर लेम्बर्ट का नियम वगैरह वो करेंगे। इसके अलावा ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम, है ना। इसके अलावा क्रोमोफोर क्या होता है, वो सारा हम इस यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन मेन 4-5 पॉइंट जो आपके सिलेबस में वो इसके अंदर पढ़ेंगे। 4-5 पॉइंट में कौन सा है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है वो थोड़ा करेंगे, किस पार्ट में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट काम में आता है वो,
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा ट्रांजिशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट, विभिन्न प्रकार के विस्थापन पढ़ेंगे, 4 टाइप के विस्थापन पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें एब्जॉर्प्शन रूल पढ़ेंगे, जिसमें बियर का नियम, लेम्बर्ट लॉ, बियर लेम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद वुडवर्ड फिजर का नियम, लैम्डा मैक्सिमम की गणना करने के लिए वुडवर्ड फिजर का नियम, उसके कुछ एक डाटाज है जो हम याद करेंगे। उसके बाद उस डाटा के बेस पे हम किस प्रकार से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ईजी सा है, ज़्यादा इतना है नहीं, बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा करते हैं आपके आराम से समझ में इसके अंदर आ जाएगा। इसमें एक ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर क्या होती है, इस टाइप से एग्जाम्पल याद रखने हैं वो। इसमें 4-5 टॉपिक है ये, वो हमें इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, वाइब्रेशन होना। और यहाँ मोलिकुलर वाइब्रेशन पढ़ेंगे, आणविक कंपन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंदर फिर हम हुक का नियम पढ़ेंगे, है ना। हुक का नियम पढ़ने के बाद इसके अंदर फिर आईआर जो क्षेत्र, इसके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। और आईआर के अंदर फिंगरप्रिंट एरिया भी पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे इसका रीजन कहाँ तक रहता है, वो सारा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट है ना, यहाँ हम पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है जनरल, वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट में। इसके अलावा फिर आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 टाइप, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी पेरा बैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमिति, और एक है ये आईआर यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति। ये पढ़ेंगे हम पहली वाली यूनिट का अंदर, आपका ये पार्ट रहेगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 है, सेकंड यूनिट के अंदर एक पढ़ेंगे हम एल्कोहल के बारे में। अब देखो जो आपने 12th क्लास में पढ़ा ना, एल्कोहल 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 बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, वो सारी बातें यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल रूप भी इसके अंदर आएगा। और एल्कोहल के अंदर है ना, पीछे आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा होगा। इसमें एल्कोहल में OH समूह 1 लगाओ तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगे तो डाईहाइड्रिक, 3 लगाओ तो ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, उन सब के बारे में पढ़ेंगे यहाँ एल्कोहल वाले चैप्टर में। सेकेंड यूनिट में एक तो एल्कोहल है, एक कभी आपने पढ़ा होगा पीछे 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है फिनोल। फिनोल क्या है, फिनोल है क्या, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी डिफरेंट प्रकार की रिएक्शंस हैं, सारी उस फिनोल के अंदर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे इथर वाला, इथर है क्या, किस टाइप से बनता है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस इथर वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एपोक्साइड, क्या पढ़ेंगे, एक एपोक्साइड पढ़ेंगे। एपोक्साइड वाला पार्ट है, इथर वाला ही पार्ट इसके अंदर आएगा। एपोक्साइड होते क्या है, किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, थोड़ा सा हल्का से इसके बारे में आपकी इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एपोक्साइड आपके सेकंड ईयर में। तो यूनिट नंबर 2 में याद रखो प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके यूज, कुछ एक अलग से इनके टर्म्स आते हैं वो, और कुछ एक इनके अलग से कुछ पॉइंट है वो पढ़ेंगे। किसमें, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, इथर के बारे में पढ़ेंगे और एपोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक है आपके किसमें, यूनिट नंबर 2 में। सेकेंड यूनिट के अंदर ये 4 टॉपिक आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, बीएससी सेकेंड ईयर में। और थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम कार्बोनाइल कंपाउंड, तो हिंदी में बोलते कार्बोनिल यौगिक। और इसके अंदर पढ़ेंगे 2 टाइप, एक तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इसमें कीटोन के बारे में, कीटोन। तो एक तो एल्डिहाइड के बारे में और एक कीटोन के बारे में। वापस वही एल्डिहाइड के बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड, एल्डिहाइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, सेम ऐसे कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी हो जो एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता, कुछ कीटोन देगा एल्डिहाइड नहीं देगा, उनको अलग से हम इनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे किस प्रकार से होता है वो। तो और अधिकतर जो आपकी नेम रिएक्शन जो आती है ना एग्जाम में, आपके 90% नेम रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन वाली बनती है। इसके अंदर अधिकतर नेम रिएक्शन आएगी सारी कार्बोनिल यौगिकों में, यानी वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह रहे। ये इसमें अगर यहाँ H लगा देना, एक R एक H, तब बन जाएगा एल्डिहाइड, दोनों R लगा दें तो क्या बन जाएगा, कीटोन। वो आगे हम अलग से पूरा डिटेल से करेंगे। तो थर्ड यूनिट है वो है आपके कार्बोनिल कंपाउंड की है, यानी कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो है, 4 के अंदर पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, वही बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अलग अलग प्रकार की इसकी डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो सारी।
इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह है ना, वो हटा दें, उसकी जगह अलग अलग ग्रुप लगा दें। ग्रुप लगाएंगे तो इसके अलग अलग 4 प्रकार के बनेंगे डेरिवेटिव। एक तो एमाइड बनेगा, एक एसिड हेलाइड बनेगा, एक एनहाइड्राइड बनेगा और एक बनेगा एस्टर बनेगा। 4 प्रकार के पढ़ेंगे इसके अंदर डेरिवेटिव व्युत्पन्न के अंदर। तो चौथी यूनिट के अंदर 2 पार्ट पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो, और एक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के 4 प्रकार के व्युत्पन्न कौन से हैं उसके बारे में। और फिर यूनिट नंबर 5 है, और 5th यूनिट के अंदर जो है ना वो पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस कंपाउंड, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंदर देखो, एक तो पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन, एल्केन में H निकाल दें और NO2 ग्रुप लगा दें एक, तो नाइट्रो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एक नाइट्रो एरीन, मतलब बेंजीन वाला ग्रुप है ना, बेंजीन में से एक H निकाल के एक NO2 समूह लगा देंगे तो जैसे नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। उसकी अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस वगैरह है वो पढ़ेंगे। तो नाइट्रो एल्केन क्या है, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सारा सब कुछ वही। नाइट्रो एरीन के अंदर भी वही भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधियां वगैरह सब कुछ। और एक इसके अंदर अलग टॉपिक और है, एमाइंस, क्या कहते हैं एमीन्स, वो पढ़ेंगे, एमीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 यूनिट आपके BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में 5 यूनिट के अंदर आपके इतना सिलेबस हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, यूवी विजिबल और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आपके हैं OH ग्रुप वालों की जिसमें एल्कोहल है, फिर फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईथर के बारे में, फिर एपोक्साइड के बारे में। थर्ड यूनिट जो है वो है कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जिसमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह रहे, उन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। फिर उसके डेरिवेटिव व्युत्पन्न बनाएंगे, अलग अलग 4 प्रकार के व्युत्पन्न बनेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और 5th यूनिट है वो वे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह नाइट्रोजन हो। तो इसके अंदर हम करेंगे नाइट्रो एल्केन, एल्केन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, वो कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका, एल्केन वाली अधिकतर अभिक्रिया, एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, नेफ अभिक्रिया वगैरह, वो इसके अंदर आ जाएगा। एल्केन नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां आ जाएगी। नाइट्रो एरिन्स, बेंजीन में से निकालो, NO2 ग्रुप जोड़ दो, नाइट्रो बेंजीन, जैसे कड़वे बादाम जैसा कंपाउंड होता है ना, तो नाइट्रो एरिन या नाइट्रो बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ एक एमाइंस यानी एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, उनको अलग करने की विधियां वगैरह, बनाने की विधियां, किस प्रकार से कौन सी है ना आपमान विधि वगैरह काम में लेते हैं, इस वर्ग विधि वगैरह, वो सारा इसके अंदर पढ़ेंगे, किसमें, एमीन्स में। तो 5 यूनिट आपके सिलेबस में है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में BSc सेकेंड ईयर में। ये तो आपकी थोड़ा सा जनरल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आपके कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में जो थोड़े से आपको दिमाग में रखने हैं। क्यों मानो अगर थोड़ा सा आपको सिलेबस ध्यान है ना एग्जाम में, जो कहते हैं कि 10% आप अपने सिलेबस के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सी यूनिट में कौन सा पार्ट आता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे, दिमाग में रहे। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1, पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट करेंगे। ये आपके BSc फाइनल के अंदर भी काम आएगा, इसका शुरू वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट BSc फाइनल के अंदर भी काम आएगा। अब देखो आप क्या करोगे, कॉपी के अंदर लिख लो आप यूनिट नंबर फर्स्ट, पहली यूनिट, और पहली यूनिट का नाम लिख लो, फर्स्ट यूनिट का नाम लिख लो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आगे लिख लो ब्रैकेट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। हेडिंग लिखो आप, लिख लो यूनिट फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का नाम लिख लो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा। अब देखो इस यूनिट में एक नाम आपके बार बार आएगा आगे, ये
विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस लाइट का यूज करते हैं ना, वो लाइट यही होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये होती क्या है, उसका आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको लिखते हैं शॉर्ट में EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं, और ये क्या है, बहुत ऊर्जा वाली विकिरणें होती हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है ना, उस प्रकाश में दो क्षेत्र एक साथ चलते हैं, और यूं कहते हैं कि इस तरह से जब भी कोई भी तरंग चलेगी, प्रकाश की तरंग, और इस प्रकाश की तरंग के अंदर दो क्षेत्र, तो यानी वे विकिरणें जिनमें दो क्षेत्र एक साथ चलते हो, इस तरह से लिख दें। इस तरह से एक क्षेत्र दिए चल रहा है, और इसके साथ दूसरा क्षेत्र इसके जस्ट परपेंडिकुलर चले, मतलब जस्ट लंबवत। कहने का मतलब एक क्षेत्र यूं चले इस तरह से, दूसरा इसके, अगर एक ऐसे चल रहा है, दूसरा इसके लंबवत ऐसे चले, यूं ऐसे घूमता हुआ यूं इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं बना दूं यूं टेढ़ा करके, इस तरह से दूसरा क्षेत्र इसके लंबवत चले यूं, क्या चले, इसके लंबवत चले यूं दूसरा क्षेत्र। दो क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत चले, ये जो क्षेत्र है ना, अगर ये है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर लंबवत चल रहा है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, प्रकाश का वह क्षेत्र या प्रकाश विकिरण जिनमें दो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के वह जिस क्षेत्र में चल रहा है उसके लंबवत गति करे, उस क्षेत्र को, उस विकिरण को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। तो आप यूं लिख सकते हो ऐसे, वे विकिरणें, वे विकिरणें जिनमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के व एक दूसरे के व तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, यानी परपेंडिकुलर गति करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते। क्या बोलेंगे इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बोलेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग की गति की दिशा के भी लंबवत और एक दूसरे के भी लंबवत गति करते हैं। तो जहां पर दो क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करें, उन विकिरणों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। और बार बार आगे ये आएगा। और इन विकिरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं, कि वैक्यूम यानी निर्वात में भी गति कर सकते हैं। तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना, ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इनको चलने के लिए मीडियम या माध्यम नहीं चाहिए। इन विकिरणों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्हीं विकिरणों को काम में लेते हुए इनके बारे में आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।
अब देखो एक जल्दी से उतार लो, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है क्या, इसकी डेफिनेशन छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हैं। एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर लंबवत, दो क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं। जल्दी करो। अब देखो इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक उपकरण काम में लेते हैं, को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, कोई भी यौगिक है या कोई अणु है जिसकी आपको संरचना निकालनी है, या यौगिक या अणु की संरचना का निर्धारण करना है, या उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, या उसके बारे में कोई अन्य जो भी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी। कहने का मतलब है यौगिक या अणु की प्रकृति व संरचना ज्ञात करने हेतु उनको ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ली जाती है। कौन सी ब्रांच लेते हैं काम में, स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में लेते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में लेंगे तब क्या करेंगे, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लेते समय दिए गए यौगिक या अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती है, और इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का इन अणु या यौगिकों के साथ क्या है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी चेंजेज हो, परिवर्तन हो, उन परिवर्तनों को फिर अलग से रिकॉर्ड करके एक अलग से ग्राफ या स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर जो है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो काम लेते हैं उपकरण उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। अब देखो है क्या, अगला पॉइंट लिखना, किसी अणु या यौगिक, अणु या यौगिक की संरचना ज्ञात करने हेतु, संरचना ज्ञात करने हेतु इनकी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ, विकिरणों के साथ अंतःक्रिया करवाई जाती, यानी इंटरेक्शन के बीच करवाया जाता है, अंतःक्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने वाले परिवर्तनों को, परिवर्तनों को एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वह रसायन विज्ञान की इस शाखा को, रसायन विज्ञान की इस शाखा को यानी ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसके लिए, इसके लिए काम में लिए जाने वाले, काम में लिए जाने वाले उपकरण को, उपकरण को स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं।
कहने का मतलब है किसी अणु या यौगिक की संरचना में अगर ज्ञात करनी हो, क्या करेंगे, उस अणु या यौगिक के ऊपर क्या करेंगे, रेडियो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डालेंगे, और विद्युत चुंबकीय विकिरण डालने के फलस्वरूप उस अणु या यौगिक में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ अंतःक्रिया होगी। इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उससे ग्राफ प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इसीलिए रसायन विज्ञान की शाखा या इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और इसके लिए काम में लिया जाने वाला जो अपरेटस है, उपकरण है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है काम में लिए जाने वाले उपकरण को। अब देखो इस उपकरण के दौरान होता क्या क्या है, थोड़ा देख लें एक बार, हटा दूं इसको। ये तो क्या है, जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जल्दी उतार लो ये। अब देखो इसके बाद, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आने वाला उपकरण जो है ना अपरेटस, तो आप बोल रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं। जनरल वही है जो पोलरोमीटर के अंदर होता है। अब तो कैसे, इस तरह से, एक तो लाइट सोर्स है, ये तो क्या है, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स या लाइट का स्रोत है, इससे लाइट निकलेगी, और ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकल रही है। क्या निकल रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डालेंगे किसके ऊपर, यहां अलग से लगाते हैं एक सैंपल ट्यूब, को बोलते हैं प्रादर्श नलिका। क्या बोलेंगे, सैंपल ट्यूब, या इसको बोलते हैं प्रादर्श नलिका, हिंदी में बोलते हैं प्रादर्श नलिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंपल ट्यूब है ये। इसके अंदर हम सैंपल लेंगे जिसकी आपको स्टडी करनी है, यौगिक या जो भी अणु है उसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट सोर्स जो है ना ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्रोत है, डालेंगे। डालने के बाद इस अणु या यौगिक के द्वारा कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन, कुछ मात्रा में उत्सर्जन यानी इमिशन होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ से वापस लाइट निकलेगी बाहर, पारगत प्रकाश, ये पारगमित प्रकाश है, ट्रांसमिटेड है। निकलने के बाद यहाँ लगा हुआ एक मोनोक्रोमेटर, एक वर्णक या एक वर्णी लगा हुआ है, या मोनोक्रोमीटर, मतलब प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश में चेंज करने के लिए। फिर यहां पर लगा एक डिटेक्टर, डिटेक्टर लगा हुआ है, यानी प्रकाश को डिटेक्ट करने वाला। उसके बाद यहां लगा हुआ एक रिकॉर्डर, क्या लगा हुआ है, ये है रिकॉर्डर, रिकॉर्डर। और इस रिकॉर्डर के अंदर है ना बिल्कुल पतली सी एक नोक होती है, जो आने वाले प्रकाश की फ्रिक्वेंसी जो है उस फ्रिक्वेंसी के बेस पे क्या है, वो चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहेगी। और उसके बेस पे क्या, इसमें एक ग्राफ बनेगा यूं, इस तरह से यूं, जैसे ग्राफ बनता जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा यूं। और ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ रिकॉर्डर में, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। इसलिए इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो अपरेटस वाला पूरा प्रोसीजर है ये कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जिस अणु या यौगिक की आपको स्ट्रक्चर निकालनी है ना, तो उसको सैंपल ट्यूब में डाल देंगे। यहाँ डालने के बाद इस सैंपल ट्यूब में लाइट डालेंगे, लाइट कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल लेंगे, आगे आगे करेंगे, इसके अलग अलग क्षेत्र करेंगे, वो डालेंगे। डालने के बाद इस सैंपल ट्यूब में उपस्थित अणु या यौगिक के द्वारा प्रकाश का अवशोषण या कुछ मात्रा में उत्सर्जन होने के बाद यहाँ से लाइट ट्रांसमिटेड होगी, पारगमित, पारगमित प्रकाश। जैसे यहाँ से डाला गया प्रकाश I0 है, इंटेंसिटी इसकी I0, यहाँ से निकलने वाले जैसे इंटेंसिटी आई आ गई। या यहाँ पर क्या है, मोनोक्रोमीटर लगा हुआ है एक वर्णी प्रकाश चेंज करने के लिए। फिर इस यहाँ से आगे लगाओ डिटेक्टर, इसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर आगे इसको आगे भेज देगा किसमें, रिकॉर्डर के अंदर भेज देगा। रिकॉर्डर के अंदर क्या है, ये रिकॉर्ड होगा और यहाँ एक ग्राफ बनेगा जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
इस प्रकार से यहाँ पर क्या स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और स्पेक्ट्रम जो बनेगा ना, उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, फिर स्टडी करके पता लगाते हैं कि दिए गए अणु या यौगिक में किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर है, तो परमाणु या आइटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या है, उसका बॉन्ड एंगल कैसा है, किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है, वो सब इस स्पेक्ट्रम की सहायता से निकाला जाता है। और ये पूरा उपकरण इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ ना, ये स्पेक्ट्रम यहाँ पर दो प्रकार का हो सकता है। कैसे? क्योंकि हो सकता है इस सैंपल ट्यूब में उपस्थित जो सैंपल है उसके द्वारा लाइट का कर लिया जाए एब्जॉर्प्शन, लाइट का अवशोषण कर लिया जाए, कुछ मात्रा में लाइट बची वो आगे निकल जाए, उससे ग्राफ बने स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ कुछ मात्रा में इसको आपने ऊर्जा दी, एनर्जी दी, ऊर्जा देने के बाद ये मॉलिक्यूल या यौगिक जो है वो क्या एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, उत्तेजित होने के बाद वापस अपनी उसी अवस्था में आएगा तो वापस लाइट बाहर निकालेगा, इमिशन होगा लाइट का, वो लाइट आगे आए, उससे फिर हम ग्राफ प्राप्त करें, वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम है उसको आगे हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार आते हैं स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रा के प्रकार बताइए, तो स्पेक्ट्रा के दो प्रकार है, उसमें आपको क्या लिखना है वो थोड़ा इसमें देखें। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, उतार लिया ये। अब इसमें स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ या इसको स्पेक्ट्रा बोल दें। ये स्पेक्ट्रम जो है ये दो प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा ये टू टाइप का है। एक तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो क्या बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। और दूसरा टाइप क्या है वो कौन सा है इमिशन स्पेक्ट्रा, तो बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा तो बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अब देखो अवशोषण और उत्सर्जन में अंतर क्या है। जब आपने सैंपल लिया है ना, सैंपल में इस तरह से लाइट सोर्स आई हूं, ये लाइट सोर्स दिख रहा हूं शॉर्ट में LS मतलब लाइट सोर्स यानी प्रकाश का स्रोत, आपने लाइट डाली, यहां सैंपल लिया, इस सैंपल से लाइट निकली, सैंपल ने कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लिया, और अपने सिलेबस के अंदर यही है मेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे मेन। इसमें कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लिया तो लाइट बची वो बाहर निकली, ये पारगमित प्रकाश, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन पारगमित विकिरण है, यहां से निकली। और यहां पर फिर वही मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर एम से लिख रहा हूं शॉर्ट में मोनोक्रोमेटर, फिर यहां वही रिकॉर्डर, ये डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर और इसके बाद रिकॉर्डर, और यहाँ रिकॉर्डर में हमें ग्राफ प्राप्त हो गया ऐसे, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया। ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त उसको बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसके अंदर क्या है, क्या लिखोगे आप, जब किसी अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती है तो उस अणुओं के द्वारा कुछ मात्रा में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण हो जाता है और शेष विकिरणों को पारगमित कर दिया जाता है, और पारगमित विकिरणों से क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। क्या लिखोगे, जब अणुओं पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती या विकिरण डाली जाती है
तो इनके द्वारा मात्रा में विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण हो जाता है वह शेष पारगमित विकिरणों से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो यानी किसी सैंपल पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डालने के बाद इस सैंपल में उपस्थित अणु जो है या पदार्थ या यौगिक जो भी है उनके द्वारा कुछ मात्रा में क्या हो गया, इन विकिरणों का क्या हो गया, अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो गया। अवशोषण होने के बाद कुछ विकिरणें बची जिनका अवशोषण हुआ वो यहां से पारगमित होगी, ये पारगमित विकिरणें। पारगमित होने के बाद इनको आगे लाके यहाँ रिकॉर्डर से क्या है ग्राफ प्राप्त करें, और इससे जो ग्राफ प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और अपने सिलेबस का मेन यही है। इस यूनिट के अंदर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लिखा ना आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आगे लिखा ब्रैकेट में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा लिख के और आगे लिखा ब्रैकेट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अपना टॉपिक यही है। और इमिशन वाले में क्या है, उत्सर्जन वाले में इस तरह से देखो यहां पर अब यहां से लाइट डालेंगे नहीं, ये आपके पास सैंपल ट्यूब है, इसमें सैंपल है, ये मॉलिक्यूल जो भी है ये अणु है, ये सैंपल है। और क्या करेंगे, इस सैंपल को क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देने से ये मॉलिक्यूल थोड़े से क्या होंगे, एक्साइट होंगे, वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, ये इमिट करेंगे, इसे प्रकाश को निकालेंगे बाहर। क्यों, एनर्जी या प्रकाश बाहर निकलेगा। और ये प्रकाश जो बाहर निकल रहा है ना, इसी को फिर आगे मोनोक्रोमेटर, फिर आगे रिकॉर्डर, ये डिटेक्टर के बाद आगे रिकॉर्डर में ले जाके इससे ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना लिया, ये जो ग्राफ बनेगा ना तो बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी प्रकाश के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रा, ये इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको लिख देता हूं मैं, ये है इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में आप क्या लिखोगे, इस तरह से ये बन गया इमिशन स्पेक्ट्रा। ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो इसमें क्या लिखोगे, सेम इसी तरह से, जब अणुओं को, वहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी गई, यहां पर क्या लिखोगे, जब अणुओं को ऊर्जा देकर उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तब इनके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित प्रकाश से, यानी इमिटेड लाइट जो है ना, उत्सर्जित प्रकाश से, इमिटेड लाइट प्रकाश से स्पेक्ट्रा प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रा प्राप्त किया जाता है। इसे इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है।
या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब अब तक हमने क्या लिखा, एक तो क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कोई भी अणु यौगिक उसकी संरचना ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण डालेंगे, उसके साथ अणु यौगिक की अंतःक्रिया होगी, के फलस्वरूप उसके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके ग्राफ प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। काम में आने वाला अपरेटस स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। और यहाँ प्राप्त हुआ ग्राफ कहलाएगा स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम दो टाइप से हो सकता है, एक तो एब्जॉर्प्शन से स्पेक्ट्रम प्राप्त हो और एक प्राप्त हो इमिशन से स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। एब्जॉर्प्शन से क्या है, आपने विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली, कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण हो गया यहाँ, उसके बाद जो शेष रही ना वो पारगमित होगी, पारगमित होने के बाद उसका फिर आगे ले जाके स्पेक्ट्रम प्राप्त करें, वो कहलाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अपना सिलेबस का यही है। और दूसरा इमिशन, जब अणुओं को क्या करें, कुछ मात्रा में एनर्जी दे, ऊर्जा दे, ऊर्जा देंगे तो अणु एक्साइट होंगे और इनके द्वारा कुछ मात्रा में क्या प्रकाश का उत्सर्जन होगा, इमिशन। उत्सर्जन होने के बाद इनको आगे ले जाके क्या है स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम के यहाँ हमारे दो प्रकार हो गए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा, दूसरा क्या हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और याद रखो, हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर लिया गया सैंपल जो है ना, सैंपल के अंदर अगर आप कोई एटम काम में लेते हो, जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोजन, बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम काम में लिया, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के सैंपल ट्यूब में अगर आप एटम काम में लोगे ना, सारे लिए गए सैंपल में सारे एटम है, तब ग्राफ जो बनेगा ना स्पेक्ट्रम बनेगा, वो इस तरह से लाइनें बनती है यूं, इस तरह से। और अगर लिया गया सैंपल एटम नहीं है, परमाणु नहीं है, अणु काम में लें यानी मॉलिक्यूल काम में लें, अगर मॉलिक्यूल काम में लोगे ना आप अणु, तो ये थोड़ी लाइनें मोटी हो जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। इनको बोलते बैंड, क्या बोलेंगे इनको, इनको बैंड बोलेंगे, पट्टी। ये पट्टी स्पेक्ट्रम है, क्या बोलेगा बैंड या पट्टी कहलाएगा, जिसको बैंड स्पेक्ट्रम। और लिया गया अगर कंपाउंड है, कोई यौगिक काम में ले, यौगिक के अंदर क्या दो या दो से अधिक क्या आ गए परमाणु जुड़े हो, कंपाउंड बन गया, अगर यौगिक है प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम ऐसे बनेगा यूं, इस तरह से। इसको तो बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो परमाणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, याद रखना है। आप लिखना चाहो लिख लो नीचे, परमाणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। अणु से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड या पट्टी स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है बैंड या पट्टी के रूप में प्राप्त होगा। और यौगिक में प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम कंपाउंड का, वो क्या हमेशा जटिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा जटिल है। परमाणु का रेखीय, अणु का बैंड स्पेक्ट्रम और यौगिक का क्या होता है जटिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और फिर इसी स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करेंगे, और स्टडी करके फिर हम उस परमाणु अणु या यौगिक के बारे में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर क्या क्या है, वो सारा हम स्पेक्ट्रम से निकालते हैं सारा सब कुछ। और याद रखो, जब परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो ना, तो वहां पर भी स्पेक्ट्रम दो प्रकार के बनते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन। और याद रखना, अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा ना, तो परमाणु में जो लाइनें बनेंगी ना ऐसे, ये लाइनें वो डार्क लाइन बनती है। अवशोषण स्पेक्ट्रम से यानी काली रेखाएं प्राप्त होती है, डार्क लाइन। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होगा ना, इमिशन, वहां पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, किसके अंदर परमाणु के अंदर। ये तो जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इससे प्राप्त होने वाला ग्राफ स्पेक्ट्रम कहलाएगा। फिर स्पेक्ट्रम के दो टाइप है, एब्जॉर्प्शन और अवशोषण स्पेक्ट्रा और इमिशन यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में ले रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण काम में ले रहे हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अलग अलग क्षेत्र होता है, तो कौन सा क्षेत्र काम में लें, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम उस क्षेत्र के आधार पे हो जाएगा। और अपने यहाँ ना सिलेबस में दो है, एक तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों साथ कंबाइंड है, तो उसके अंदर यूवी और विजिबल लाइट काम में लेंगे, उसका रीजन कहाँ है वो भी देखेंगे लिखेंगे। और एक है आपके सिलेबस में आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें आईआर लाइट काम में लेंगे, वो क्षेत्र कौन सा है। तो अगला लिखो हेडिंग, कि जल्दी उतार लो। कर लिया स्पेक्ट्रम के दो प्रकार, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रा क्या है, या स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं, या स्पेक्ट्रम के
दो प्रकार समझाइए, या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है या अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, पूछ ले तो आपको ये थोड़ा लिखना आना चाहिए। कर लोगे ये? इसके बाद देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, फील्ड। तो इसमें आप अगला लिखो हेडिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला लिखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप जो है ना, वो काम में ली जाने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण उसके फील्ड के बेस पे काम में लेते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्पेक्ट्रोस्कोपी को विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार में, भिन्न भिन्न प्रकार में बांटा जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण उसका जो क्षेत्र अलग अलग फील्ड है उनके बेस पे है। अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ना, उनमें क्षेत्र, एनर्जी के कौन कौन से क्षेत्र है, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे कॉस्मिक रेज या गामा रेज, गामा विकिरणें। के बाद अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं पेरा बैंगनी क्षेत्र है। के बाद विजिबल को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र है। के बाद आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड या अवरक्त क्षेत्र। आईआर के अलग अलग टाइप करेंगे, नियर आईआर, ऑर्डिनरी, फार आईआर। आईआर पढ़ेंगे तब इसमें आ जाएगा विजिबल, आईआर। उसके बाद माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगीय क्षेत्र, माइक्रोवेव। और एक रेडियो वेव, रेडियो तरंग। ये मोटे मोटे अपने काम में आने वाले ये क्षेत्र आपको याद रखने, इसी क्रम में याद रखने हैं। अब देखो ये ध्यान रखना है, अगर हम इधर से इधर चले, इधर से गामा रे से चलो आप इधर किधर, रेडियो वेव की तरफ चले, तब ध्यान रखना इनकी एनर्जी क्या है, घटती चली जाती है, डिक्रीज होती है। इनकी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा घटेगी तो आवर्ती का मान भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये क्या आवर्ती, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तरंग संख्या का मान न्यू बार, वेव नंबर, इसका मान भी डिक्रीज होता चला जाएगा। और लेमडा है ना, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसका मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, बढ़ता चला जाएगा। किधर से, कॉस्मिक से चलो आप रेडियो वेव की तरफ। कहने का मतलब है सबसे अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें कॉस्मिक या गामा रेज, सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरणें रेडियो वेव्स, यानी इधर ऊर्जा घट रही है। सबसे अधिक
आवर्ती वाली विकिरणें कॉस्मिक या गामा रेज, सबसे कम आवृत्ति वाली किरणें रेडियो वेव या रेडियो तरंगें, फिर घट रहा है। ऐसे ही सबसे अधिक तरंग संख्या वाली ये, सबसे कम तरंग संख्या वाली घटती जाएगी ये वाला, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, आगे बढ़ेंगे ये अलग अलग टाइप आएंगे। वेवलेंथ क्या होता है, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है ना, ऊर्जा है या आवर्ती है, होती क्या अलग से बाद थोड़ा सा आपको बता देंगे इसके बारे में। कॉस्मिक रेज, इनकी तरंग संख्या, ये तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ का मान क्या है, सबसे कम होता है। और आपको पता है ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध होता है एक दूसरे के, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊर्जा बढ़ेगी, ये तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, घटता चला जाता है। इसलिए ध्यान रखो इसकी तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम, फिर ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का मान इसका, सबसे कम ऊर्जा इसकी, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसकी। तो इधर चलोगे ना, अगर लेफ्ट टू राइट चले इधर, तो ऊर्जा घटती है, आवर्ती घटती है, तरंग संख्या घटती है। क्या बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, बढ़ता चला जाता है। ये क्या है, रेडियो, ये जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, ये जो है इसके एनर्जी के बेस पे अलग अलग क्षेत्र हैं। ये सारे विद्युत चुंबकीय विकिरण है सारी, ये इन सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के बेस पे हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। ये अब देखो, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यानी जिस अणुओं या यौगिकों का अध्ययन करने के लिए अगर हम यूवी वाली लाइट और विजिबल वाली लाइट काम में लिया जाए, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। क्या बोलेंगे, को बोलेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्षेत्र के आधार पर है। ये अलग अलग क्षेत्र है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप भी क्या होगा, अलग अलग हो गई। तो यूवी वाली लाइट ले तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल वाला ये प्रकाश डाल ले किसी अणु या यौगिक पर डाल के स्टडी करें तब वो कहलाएगी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम किसी अणु या यौगिक पर IR वाली लाइट डालें, इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश डालें, ये अगर डालोगे इससे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और यहां पर काम में आएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे इसको, कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला भाग है। और अगर ये काम में लें, रेडियो वेव काम में लें, और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था ये, अगर रेडियो वेव काम में लें तो उसको बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। याद रखो इधर एनर्जी का मान घट रहा है ना, यूवी विजिबल की एनर्जी का मान ज्यादा है इनकी तुलना में, इसलिए अगर ये लाइट किसी मॉलिक्यूल पर डालोगे, अणु पर डालोगे, तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक में चले जाएगा, उसके लिए अधिक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ ज्यादा है। इसलिए आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में पूरा तब बताएंगे आपको किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। IR है ना, इंफ्रारेड, ये अगर लाइट डालोगे तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं हो सकते, ऊर्जा कम है, तो क्या होगा, उस अणु में केवल वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन पड़ेंगी। और रेडियो वेव वाली लाइट डालोगे, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, उसमें न तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता, न अणु के अंदर वाइब्रेशन होगा, क्या केवल क्या होगा, न्यूक्लियर रेजोनेंस होगा, नाभिक के अंदर अनुनाद होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आपके यहाँ पर BSc सेकेंड ईयर में पहले वाली यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने दो ही पार्ट है, ये एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यहाँ तक जो अपना है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, किन विकिरणों को काम में लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय विकिरण काम में लेंगे, इससे लास्ट में ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। अब ग्राफ अवशोषण से प्राप्त हुआ है या उत्सर्जन से प्राप्त हुआ है, उसके बेस पे स्पेक्ट्रम के दो टाइप लिख लिए हमने। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप होगी प्रकार, और प्रकार के अंदर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी लाइट काम में ले रहे हो उसके बेस पे क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग केस की टाइप हो जाएगी। अगर आप, और आपको पता है विद्युत चुंबकीय विकिरण उसके अलग अलग क्या फील्ड क्षेत्र होते हैं, ये ऊर्जा के बेस पे, अगर ये ऊर्जा काम में लोगे, प्रकाश काम में लोगे तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काम में लिया तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर रेडियो काम मिली तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके तीन है, ये फाइनल ईयर का पार्ट है, BSc फाइनल के अंदर आपके सिलेबस में है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका पहला चैप्टर यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकेंड ईयर के अंदर आपके ऑर्गेनिक वाले पार्ट में पहले चैप्टर में दो ही है, यूवी विजिबल और एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल के अंदर हम पढ़ेंगे फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,
डिफरेंट प्रकार के शिफ्ट पढ़ेंगे, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या होता है वो पढ़ेंगे, वुडवर्ड फीचर का नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफ खींचेंगे, यूवी विजुअल ग्राफ कैसे आता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद अवशोषण के नियम पढ़ेंगे जिसमें बियर लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट का नियम पढ़ेंगे। इसमें 4-5 टॉपिक है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और एग्जाम में टॉपिक जो लिखे हैं ना अभी लिखेंगे आगे, उन टॉपिक को लिखे आता है, बियर लैम्बर्ट नियम पर टिप्पणी लिखिए, या बियर नियम पर टिप्पणी लिखिए, लैम्बर्ट नियम पर टिप्पणी लिखिए, या ऑक्सोक्रोम क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, क्या डिफरेंट पर विभिन्न प्रकार के विस्थापन समझाइए। बिल्कुल बहुत इजी सा ये, क्या कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, कह देंगे वुडवर्ड फीचर नियम से इसकी लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालिए, कैलकुलेशन करनी है, बहुत इजी सा है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सबसे इजी चैप्टर है यूवी विजुअल वाला ये। आईआर वाले में मोलिकुलर वाइब्रेशन आएगा, आणविक कंपन, उसके टाइप कितने होते हैं, चार्ट बनाएंगे, बहुत इजी सा है। हुक का नियम क्या है, हुक का नियम उसका एक छोटा सा क्या फॉर्मूला है, उसके बेस पे किस प्रकार छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है वो कर लेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, फिर क्या है, अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग क्या है उसके, यानी तरंग संख्या के मान अलग अलग आएंगे, तो उसके आधार पे अलग अलग उसके मान थोड़े से याद रखने वो करेंगे। और इसके अलावा फिर फिंगरप्रिंट एरिया आता लिखा हुआ वो है क्या, आईआर का कौन सा भाग काम में आता है, वो सारा इसमें आईआर में आ जाएगा। तो अपने पहली वाली यूनिट के अंदर ये 2 पॉइंट है, यहां तक अपना पार्ट हो गया। जनरल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रम के प्रकार कितने हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप कितने हैं, और इसमें काम में आने वाला प्रकाश कौन सा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण काम में दी जाती है। यहां तक आप इसको कर लो, ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने अगली क्लास में जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर वहां आपसे बार बार पूछो हमें, ये यूवी विजिबल वाला भाग है ये किस से एनर्जी कम है, किस से एनर्जी ज्यादा है, इसकी किन दो फील्ड के बीच में आता है, ये आईआर आएगा, वह पूछूंगा आईआर वाला भाग किन किन दो क्षेत्र के बीच में आता है, किस एनर्जी का मान कम है, किस एनर्जी का मान ज्यादा है, थोड़ा सा आपको अलग से उतारना है, इसको याद करना है। ठीक है, यहां तक करो इसको।